सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी अनिल कटारिया और आज का हमारा डिस्कशन रहेगा भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड के ऊपर। इस कंपनी के ऊपर मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट की थी 6 जून 2023 को और आज 26 जून 2023 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और क्या क्या कंपनी के अंदर पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है, और ऐसे क्या क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। फिर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर कंपनी का, और क्या क्या अभी तक एक्शन लिए गए हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर, और अभी कब तक ये डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो सकता है। फिर हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ लैंड, कितनी वैल्यू ऑफ लैंड कंपनी के पास है, क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए। फिर हम बात करेंगे वंदे भारत ऑर्डर्स के बारे में, कितने अब आज तक कितने ऑर्डर्स दिए गए हैं, फिर भारत अर्थ मूविंग को कितने ऑर्डर्स मिले हैं और फ्यूचर में कितने ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की ऑर्डर बुक एनालिसिस के ऊपर। देन हम बात करेंगे मैनेजमेंट गाइडेंस के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे वैल्यूएशन पार्ट के ऊपर, और लास्ट में हम बात करेंगे कंपनी के रिसेंट रिजल्ट्स के ऊपर, क्या एनालिसिस उससे निकलता है हमारा। इसके बाद भी हमारे 3-4 पॉइंट्स बचेंगे जो आप खुद गो थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। और प्रेजेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कंपनी के एनालिसिस से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो है कंपनी की इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अब हम बात करते हैं कंपनी की इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। कंपनी की मार्केट कैप 6,000 करोड़ थी। ये डेटा जितना भी है ये सारा डेटा 6 जून का है। तो कंपनी की मार्केट कैप 6 जून को 6,000 करोड़ के आसपास थी, और कंपनी का अगर रेवेन्यू मैं देखूं तो वो 3,899 करोड़ का था। और जिससे हम एक रेशो निकाल सकते हैं मार्केट कैप टू सेल्स, जो कि हमारी 1.54 टाइम्स आ रही है। नॉर्मली आप देखेंगे तो मार्केट कैप टू सेल्स आपका बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 गुना है या फिर 30 गुना है। इससे क्या होता है कि मार्केट कैप ऑलरेडी आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है, तो वहाँ पर रिटर्न कमाने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं। तो आप ट्राई करिए, अगर आपको कोई अच्छा शेयर मिलता है, उसकी सेल्स के आसपास उसकी मार्केट कैप है या फिर 2 गुना 3 गुना है, तो एक कंफर्ट आपको एक कंफर्ट जोन मिलेगा बाय करने का, और आप कंफर्टेबली उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस 1444 रुपये के आसपास था, और बुक वैल्यू 582 है कंपनी की। तो प्राइस टू बुक 2.5 के आसपास बन रही है। लेकिन जो एक पीएसयू कंपनी के लिए थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। कंपनी का अगर 52 वीक हाई लो मैं देखूं तो 1659 का हाई था और 896 का इसका लो था। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है कंपनी में। और उसके बाद अगर हम फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपीज़ है। तो इसका एक कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो हमें आगे चलकर एक स्प्लिट देखने को भी मिल सकता है। फिर कैश प्रॉफिट कंपनी का 222 करोड़ था। ये कैश प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ये मेरी अपनी टर्म है जो मैंने निकाली थी। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन करके, ये देखने के लिए कि कंपनी एक्चुअल में एक साल में कितना कैश जनरेट कर रही है, कितना कैश प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और फिर हम देखते हैं मार्केट कैप टू कैश प्रॉफिट। ये मैं चेक करता हूँ ये देखने के लिए कि कंपनी का जो कैश प्रॉफिट है वो कितने साल लगाएगा अपनी मार्केट कैप को रिकवर करने के लिए। इस केस में आता है 27 ईयर्स लगेंगे कंपनी को अपनी मार्केट कैप रिकवर करने के लिए फ्रॉम कैश प्रॉफिट। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेंसिव, आपका 27 टाइम जो है एक्सपेंसिव है, क्योंकि मोर देन 10 अगर है तो वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए। और फिर हम बात करते हैं रेवेन्यू का, CAGR ग्रोथ 5 ईयर CAGR ग्रोथ कंपनी के अंदर 4% है, जो कि बहुत कम है। पैट ग्रोथ भी 4% है, जो कि कम है। और शेयर प्राइस जो 5 ईयर CAGR की ग्रोथ है वो 15% है, जो कि ऑलरेडी आप देखें तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि शेयर प्राइस ग्रोथ और आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ ये सिमिलर हो जाती है कहीं ना कहीं। और अगर ये सिमिलर नहीं हो रही है तो या तो आपका शेयर प्राइस गिरेगा इन फ्यूचर, या तो कुछ ऐसा पॉजिटिव फैक्टर है जो मार्केट देख रही है। और जब वो फ्यूचर का जो पॉजिटिव फैक्टर मार्केट में डिस्काउंट होगा आगे चल के, तो उसके बाद ये रेशो आपकी प्रॉफिट ग्रोथ और आपकी शेयर प्राइस ग्रोथ दोनों सिमिलर हो जाएंगी इन फ्यूचर।
तो ये भी हमें देखना है कि क्यों इतना ये मतलब डिफरेंस है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, पैट ग्रोथ नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस हम देखते हैं ग्रोथ 15% है। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, अगर आप लास्ट 23 ईयर्स का देखेंगे ना, तो लास्ट 23 ईयर्स के अंदर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कुछ जनरेट करके नहीं दिया। तो ये अभी हुआ है कि लास्ट ये जो आपको दिख रहा है शेयर प्राइस 5 ईयर CAGR ग्रोथ, तो ये मतलब कोरोना के बाद जो मतलब डिक्लाइन हुआ था वहाँ से भी एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे डीप में जाके। उसके बाद हम देखते हैं एबिटा मार्जिन्स। तो एबिटा मार्जिन 6 से 8% के आसपास है, जो कि कम है, एक PSU कंपनी के लिए भी कम है, क्योंकि नॉर्मली ये आपका 8 से 15% के आसपास होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मतलब डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर, क्या बिज़नेस है कंपनी का, वो भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि ये मतलब आपको मतलब इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी। अगर सिमिलर इंडस्ट्री की लाइक मार्जिन्स अच्छे हैं, 15-20% है, और आपके 6 से 8% है, तो वो फिर एक कंसर्न मतलब रेस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं FII होल्डिंग, DI होल्डिंग। तो FII होल्डिंग भी अच्छी है कंपनी के अंदर 5.44%, DI होल्डिंग भी अच्छी है 19.72%। और लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि कोई भी ब्रोकर इस कंपनी को मतलब कवर नहीं करता। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। तो इसका क्या कंक्लूजन है? इसका कंक्लूजन ये है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े वीक साइड पर हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, उसके अंदर पैट ग्रोथ नहीं है। शेयर प्राइस ऑलरेडी हम लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। और फिर मतलब बुक वैल्यू भी अगर देखा जाए तो मतलब PSU कंपनी के रिगार्डिंग मतलब थोड़ी ज़्यादा लगती है हमें, प्राइस अर्निंग भी थोड़ी ज़्यादा है अगर हम बाकी डिफेंस या फिर मतलब रेलवे कंपनीज़ को देखें, तो उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है। तो अब इस वाले पॉइंट को हम इतना ही डिस्कस करते हैं। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के अंदर ऐसे क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनसे कंपनी का जो मतलब शेयर प्राइस है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। तो कंपनी में अभी गवर्नमेंट की होल्डिंग 54% के आसपास है, और गवर्नमेंट इस कंपनी को प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 26% जो स्टेक है प्राइवेट प्लेयर को ट्रांसफ़र करेगी, और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल भी ट्रांसफ़र करेगी। अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद होगा क्या कि जो भी मतलब प्राइवेट प्लेयर आएगा वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, और कंपनी के ऑपरेशंस में जो मतलब इफ़िशेंसी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और इनडायरेक्टली कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज़ करेगा, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा, और फाइनली जो बेनिफिट होगा वो शेयर होल्डर को मिलेगा। सेकंड हमारा पॉजिटिव पॉइंट है उनका ऑर्डर बुक। तो अभी कंपनी की ऑर्डर बुक अगर हम देखते हैं वो 8500 करोड़ के आसपास है, और मैनेजमेंट गाइडेंस की माने तो ये मतलब ऑर्डर बुक एक साल के बाद यानी FY24 में बढ़कर 15,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी, तो जो कि मोर देन 70% इंक्रीज़ है ऑन YOY बेसिस। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट हम देखते हैं वो है हमारा रेवेन्यू ग्रोथ। अगर आप पास्ट में देखें तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इज़ ओनली 3 to 4%, और इसलिए शेयर ने भी कभी मतलब लास्ट 20 ईयर्स में अगर हम देखें तो कोई रिटर्न नहीं दिए शेयर होल्डर्स को। ये पॉइंट गौर करने वाला है कि लास्ट 20 ईयर्स में शेयर होल्डर्स को कोई रिटर्न ही नहीं मिली है। अगर किसी ने 20 साल पहले भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उसको आज तक कोई रिटर्न नहीं मिली है। लेकिन अगर FY24 की मैनेजमेंट की गाइडेंस माने तो रेवेन्यू जो अभी और जो मतलब रेवेन्यू अभी 3,899 करोड़ के आसपास है वो बढ़कर 4,500 करोड़ के आसपास होगा, जो कि 15% ग्रोथ होगी ऑन YOY बेसिस। अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर्स में कंपनी ने डबल डिजिट मतलब ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू के अंदर नहीं देखी है, और इसकी वजह से शेयर की वैल्यूएशन भी रीरेट हो सकती है। तो चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है वो है सेक्टर्स जिनको कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर आप कंपनी को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा ये कंपनी मतलब 3 सेगमेंट में काम करती है, या फिर 3 सेक्टर को बिलोंग करती है। जिसमें हमारा पहला सेक्टर है डिफेंस, दूसरा सेक्टर है रेलवे, और तीसरा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट। अब ये तीनों ही सेक्टर ये जो मतलब करंट गवर्नमेंट है उनके मतलब फोकस एरियाज़ हैं, डिफेंस भी, रेलवेज़ भी, तीसरा कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट भी। तो देखो एक बात याद रखना, अगर आपकी कंपनी का सेक्टर ग्रो करता है लाइक
मोर देन 20%, 25% या फिर मतलब डबल डिजिट के अंदर अगर ग्रो करता है वो 15 से मतलब 20-25%, तो आपकी कंपनी अगर ठीक ठाक भी है ना, तो भी आपकी कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न मतलब दे सकती है इन नियर फ्यूचर। तो अभी अगर मैं बात करूं डिफेंस सेक्टर की, जो कि कंपनी का पहला सेगमेंट है, वो है डिफेंस। तो डिफेंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो FY22 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोडक्शन था, मतलब डिफेंस का हमारा प्रोडक्शन था इंडिया का, वो 93,000 करोड़ के आसपास था। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि FY25 के अंदर हमारा टारगेट है 1,75,000 करोड़ का मतलब प्रोडक्शन करने का डिफेंस इक्विपमेंट्स का। यानी अगर आप CAGR ग्रोथ देखें तो ये मतलब 25% CAGR आपकी ग्रोथ बनती है, 25% के आसपास। दूसरा है रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर का अगर आप देखें तो अगर आपने देखा होगा, रेलवे बजट जो 2014 से पहले था वो 60 से 80 हज़ार करोड़ के बीच में था, जो अभी बढ़कर 2023 में 2,40,000 करोड़ हो गया है, यानी 4 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी। पर आपने अगर विज़न जो मतलब रेलवे विज़न 2024 है या रेलवे विज़न 2030 है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो इंडिया के अंदर जो भी मतलब रेलवे की डिमांड आने वाली है 2050 में, जो 2050 में रेलवे के अंदर जो 2050 में डिमांड आने वाली है, उसको मतलब केटर करने के लिए हमें मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो 2030 तक करना है। और मतलब रेलवे मिनिस्टर ने बोला है कि हम 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें हम मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, न्यू लाइंस बिछाएंगे, डबल गॉजिंग होगी, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि रेलवे बजट 2,40,000 करोड़ के आसपास है, तो ये बढ़कर आपको 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ भी दिख सकता है, जो कि एक अच्छी खासी CAGR ग्रोथ होगी। तीसरा हम बात करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट के ऊपर। तो आप बहुत सारी रिपोर्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट भी 15 से 20% इंक्रीज़ कर सकता है बाय FY27। तो कंपनी सारे ही ऐसे सेगमेंट से को बिलोंग करती है या ऐसे सारे सेगमेंट में काम करती है जो मोर देन 15% से ग्रो करेंगे। तो हो सकता है कि अभी कंपनी की मतलब रेवेन्यू ग्रोथ ना हुई हो, लेकिन आगे चल के कंपनी की वो एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि FY24 में हमें 15% के आसपास की CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन सब फैक्टर्स को भी हमें नोट डाउन करना चाहिए। तो पांचवा हमारा जो मतलब पॉजिटिव पॉइंट है वो है कंपनी के पास अवेलेबल लैंड। तो कंपनी के पास जो लैंड अवेलेबल है उसकी मार्केट कैपिटल जो मतलब मार्केट वैल्यू है वो है हमारी, जो कंपनी के पास लैंड अवेलेबल है उसकी मार्केट वैल्यू है 20,600 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे मैं मतलब एक चीज़ डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि ये फिगर जो है मैंने खुद कैलकुलेट करी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल पाई उससे। तो हो सकता है कि आपकी फ़िगर आप जब एनालाइज़ करेंगे तो आपकी फ़िगर उससे डिफ़र कर सकती है। तो अगर आप ऐसा होता है तो आप मेरे को मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपके लैंड की मार्केट वैल्यू है, लाइक 20,000 करोड़ इस केस में है, तो जो मतलब शेयर मार्केट है उसका मतलब 80% डिस्काउंट देती है, क्योंकि उस लैंड के ऊपर आप कोई बिज़नेस नहीं कर रहे और ना उसको आप बेच रहे हो। तो नॉर्मली अगर ये केस देखा जाए तो 20,600 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू है, उसको हम 80% डिस्काउंट देते हैं, तो आपका मतलब 4,000 करोड़ की फ़िगर बचती है। और कंपनी की मार्केट कैपिटल मैं देखूं तो 6,000 करोड़ के आसपास ही है। तो इसका मतलब कंपनी के जो मतलब बिज़नेस को आप वैल्यू कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 2,100 करोड़ रुपए के आसपास कर रहे हो, जबकि उस कंपनी का रेवेन्यू 3,899 करोड़ के आसपास है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट कैपिटल अभी कंपनी की चल रही है वो कम है जितनी उसको मिलनी चाहिए उससे। बट ये मेरा अपना व्यू है और आपका व्यू जो है मतलब डिफ़र कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के और जो फेयर वैल्यूएशन को निकालने के। तो सिर्फ इस पैरामीटर पे हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ फिर भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर। मतलब अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा तीसरा पॉइंट, नेगेटिव्स। तो हम बात करते हैं पहला नेगेटिव फैक्टर। तो पहला जो हमारा नेगेटिव फैक्टर है वो है इसकी रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स की। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स की कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो इट इज़ ओनली 3%। 3% से ही सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। अगर ऐसा केस होता है, अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं हो रहा, आपकी टॉप लाइन इंक्रीज़ नहीं हो रही, बॉटम लाइन इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो शेयर प्राइस भी आपका इंक्रीज़ नहीं होता, वहीं शेयर प्राइस आपका घूमता रहेगा और शेयर होल्डर को कोई रिटर्न नहीं मिलेगी।
दूसरा, लेकिन इसका जो मतलब मिटिगेटिंग फैक्टर है वो ये है कि अब मैंने आपको मतलब ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी इसके सेक्टर्स हैं वो सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और कंपनी ने के मतलब मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइडेंस दी है फॉर 15% वाई ग्रोथ। तो ये भी हमारा एक मिटिगेटिंग फैक्टर है कि अभी तक अभी तक रेवेन्यू ग्रोथ 3% थी, लेकिन अब जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपकी 15% के आसपास रह सकती है। और दूसरा हमारा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि शेयर हैज़ नॉट गिवन एनी रिटर्न फ्रॉम 2008। 2008 से शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। लेकिन इसका मिटिगेटिंग फैक्टर ये है कि आज तक रिटर्न नहीं दिया, 20 साल में रिटर्न नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि अब जितने भी इसके नेगेटिव फैक्टर्स थे वो सब चेंज हो रहे हैं। और हो सकता है कि बल्कि मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा चांस हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि शेयर प्राइस अभी अपने 23 ईयर्स के ब्रेकआउट पर बैठा हुआ है। और जब भी हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं तो वहाँ से बहुत अच्छी रिटर्न शेयर होल्डर्स को देखने को मिलती है। तो मेरे लिए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा हमारा नेगेटिव फैक्टर है वो है कि जो प्राइवेटाइजेशन इनका अनाउंस हुआ था, आपको अगर याद होगा तो 2016 के अंदर यूनियन कैबिनेट अप्रूवल इनको मिला था, और उसके बाद आज 8 साल हो चुके हैं। 8 साल से प्राइवेटाइजेशन कंपनी के अंदर हुआ नहीं है। लेकिन उसके क्या क्या रीजंस हैं वो हम एक अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो के। तो ये भी एक इशू है, अगर प्राइवेटाइजेशन और डिले होता है तो भी हमें शेयर प्राइस के ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चौथा हमारा पॉइंट नेगेटिव जो पॉइंट है वो ये है कि कंपनी की ज़्यादातर आप असेट्स अगर देखेंगे, बैलेंस शीट को आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो कंपनी की ये मतलब असेट्स है वो मतलब स्टक हो रखी है इन्वेंट्री के अंदर और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। अगर कंपनी ट्रेड रिसीवेबल्स या अपनी इन्वेंट्री को राइट ऑफ करती है तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पीएनएल के ऊपर पड़े और फाइनली उसका इम्पैक्ट हमारे शेयर प्राइस के ऊपर पड़े। लास्ट पॉइंट जो नेगेटिव मुझे लगा वो ये है कि इनका मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल, क्योंकि इनके इन्वेंट्री डेज़ ज़्यादा हैं, इनके रिसीवेबल्स डेज़ ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से जो मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 259 डेज़ के आसपास का आता है, जो मैंने कैलकुलेट किया। हो सकता है कि गलत हो, लेकिन आप भी इसको मतलब कैलकुलेट करके देखिएगा। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो कंपनी के अंदर नेगेटिव हैं, बट इन सब के मिटिगेटिंग फैक्टर भी है। लाइक हमने एचएएल के अंदर भी देखा था, जब शेयर 800-900 के आसपास था तो इनके भी अच्छे खासे मतलब इनके भी अच्छे खासे रिसीवेबल्स डेज थे, इन्वेंट्री डेज थे, बट मैं फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने सारे मतलब जो भी ड्यूज़ थे वो क्लियर किए, और उसके बाद आज हम देखते हैं कि शेयर 3800 रुपये के आसपास, 3700 रुपये के आसपास ट्रेड करता है। तो हो सकता है कि ऐसा इस कंपनी के अंदर भी हो, जो रिसीवेबल्स हैं इनके मतलब कम हो जाएं, जो इन्वेंट्री इनकी स्टक हो रखी हैं वो कम हो जाएं। ऑलरेडी जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो मैनेजमेंट ने अच्छी गाइडेंस दी है उसके लिए, और शेयर प्राइस भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर है। तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके मिटिगेटिंग फैक्टर भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी अच्छे से गो थ्रू करिए। अब हम डिस्कस करते हैं अपना फोर्थ पॉइंट जो था मेरा मतलब डिसइन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड, कि अभी तक मतलब हमारा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर क्या क्या अभी तक हुआ है, कौन कौन से हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी कहाँ पर मैटर अटका हुआ है, और कितना टाइम लग सकता है इसको अपना डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास 54% स्टेक कंपनी में अवेलेबल है, और गवर्नमेंट ये 26% का स्टेक ट्रांसफ़र करेगी प्राइवेट प्लेयर्स को, और मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल भी ट्रांसफ़र करेगी। अब देखा जाए, अगर हम बात करें कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन ले लिया है, तो 2016 में ये मतलब यूनियन कैबिनेट के अंदर अप्रूवल मिल गया था इनको 3 जुलाई 2016 को। फिर हम देखें जनवरी 2017 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपना कंसेंट दे दिया था प्राइवेटाइजेशन के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। 29 सितंबर 2017 को, क्योंकि कंपनी के ज़्यादातर ऑपरेशंस जो हैं प्लांट्स हैं कर्नाटका के अंदर हैं, तो 29 सितंबर 2017 को कर्नाटका के सीएम ने, जो मतलब सिद्धरामैया थे उस टाइम पर, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे, और अभी भी जो मतलब कर्नाटका के इलेक्शन हुए थे वो जीतने के बाद दोबारा सीएम बने हैं, तो उन्होंने एक रिव्यू लेटर पीएम को लिखा था, और उस रिव्यू लेटर में इन्होंने
अपोज किया था, मतलब प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करें BEML का। और उन्होंने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। पहला पॉइंट उन्होंने मतलब रेस किया था कि कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड दे रही है, तो आप इसका प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो। और सेकंड जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला था वो ये बोला था कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस लैंड अवेलेबल है, और अगर हम इसको इस कंपनी को हम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ये लैंड बहुत सस्ते कीमत पर ले ले। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने भी फोकस किया इस मैटर के ऊपर, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो भी हमारे पास जितना भी सरप्लस लैंड है कंपनी के पास, उसके लिए हम एक अलग से कंपनी बनाएंगे, लैंड एसेट हम कंपनी बनाएंगे, फिर उसको हम डीमर्ज करेंगे, सारा सरप्लस लैंड हम उस कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद हम कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। बीच में फिर कोविड आ गया, और कोविड के बाद ये जो मतलब डीमर्जर का प्रोसेस था साथ साथ चलता रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने 3 जनवरी 2021 को फाइनेंशियल बिड्स बुलाई, और एज़ पर इकोनॉमिक टाइम्स अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स सभी ने मतलब बिड किया था ये मतलब कंपनी के अंदर स्टेक लेने के लिए। और 22 मार्च तो 2021 को मतलब गवर्नमेंट को बिड्स रिसीव हुई, मल्टीपल बिड्स रिसीव हुई। साथ साथ डीमर्जर का प्रोसेस जो मतलब चल रहा था वो 8 सितंबर 2022 को उसकी एक्स डेट थी, एक्स डीमर्जर हुआ उसका कंपनी का। और जो मतलब लैंड एसेट जो कंपनी है वो अप्रैल 2023 में ही, मतलब इसी साल 2023 में मतलब लिस्ट हुई मार्केट के अंदर। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो 7 मई 2023 की है। एक आर्टिकल आया था इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, और उन्होंने बोला था कि ऑलरेडी जितना भी मैटर था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, जो भी मतलब हर्डल्स थे वो सब एलिमिनेट हो चुके हैं, और अब जल्द ही जो मतलब गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट कर सकती है, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन को अब जो हमारा प्रोसेस है कंप्लीट कर सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक साल विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर में ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने शुरू के 4 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, और बाकी के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुद इस कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी पॉइंट से मेरे मतलब अग्री नहीं करते तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल।